आइए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए। धन्यवाद सुप्रिया मैडम, सर। जी सर। आप झाबुआ से हैं। जी सर। अपनी शिक्षा के बारे में संक्षेप बताइए आप। जी सर। मैंने अपनी स्कूलिंग कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झापा से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन संयुक्त विश्वविद्यालय आजादपुर झापा से किया है। आपने यूजी और पीजी दोनों झाबुआ से किया है, जी सर। है नहीं? आपका जो स्कूलिंग है, आपका जो ट्वेल्थ है, जी ये कहाँ से हुआ है? सर, मेरा 12th जो है वो गर्ल्स स्कूल झापा से हुआ है। गर्ल्स स्कूल झाबुआ से हुआ है। जी सर। अच्छा, ये जो ट्वेल्थ है, इसमें आपके विषय क्या थे? सर, मेरा बायोलॉजी विषय था, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीन विषय थे आपके। जी सर। और आपने ट्वेल्थ में साइंस से किया, लेकिन बीए आपने आर्ट्स से किया। जी बीए किया आपने, जी है नहीं? बीए में आपके विषय कौन से हैं? सर, मेरा इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र। और इन तीनों विषय में से आपके लिए सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा विषय है? सर, इतिहास। इतिहास है। जी सर। इसीलिए आपने इतिहास से एमए भी किया हुआ है, जी सर। पीजी किया है। लेकिन जैसे आपने जब 10वीं किया होगा, अपना 10th किया होगा, तो 10th करने के बाद में विषय का हम चयन करते हैं, जी सर। है नहीं? और यहाँ से बहुत सी स्ट्रीम होती है। जी सर। साइंस वाला स्ट्रीम भी होता है, आर्ट्स वाला भी होता है, आपके कॉमर्स भी होता है, एग्रीकल्चर ये भी होता है। फिर आपने चयन किया साइंस वाला। और साइंस में भी क्या है, बहुत सी स्ट्रीम होती है, जिनमें मेन तो दो होती हैं। एक जो मैथमेटिक्स है, पीसीएम का होता है, एक बायोलॉजी का होता है। आपने बायोलॉजी चयन किया। जी सर। तो जब आपने बायोलॉजी का चयन किया था, तो आपकी सोच क्या थी, क्या चाहती, क्यों चयन किया आपने बायोलॉजी का? पहले जब मैंने चयन किया था विषय, तब मुझे डॉक्टर बनने का था कि मुझे नीट करके डॉक्टर बनना है। लेकिन फिर जब मैंने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे लोक सेवा में जाना है। उसके पश्चात मैंने फिर बीए किया। यानी आपका 10th में उद्देश्य था डॉक्टर बनने का, जी सर। और आपने बायोलॉजी लिया। जी सर। फिर आपने 12th के बाद में नीट का एग्ज़ाम दिया, और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद में आपको एहसास हुआ कि आपके लिए प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादा अनुकूल है। जी सर। तो जो डॉक्टर का आपका लक्ष्य है, इस लक्ष्य में क्या कमी थी? सर, कमी कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जो होता है उसको भगवान का रूप भी दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो एक ही फील्ड में कार्य करता है। मुझे एक ऐसी फील्ड चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पर मैं समाज के हर वर्ग से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकूँ, उनके कार्यों मतलब उनको सहयोग प्रदान कर सकूँ। आपका नीट एग्ज़ाम में क्या हुआ? सर, मेरा नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका था, लेकिन मैं एमबीबीएस नहीं मिल पाया था मुझे, इसलिए मैंने फिर उसको रद्द कर दिया। एमबीबीएस नहीं मिला आपके लिए, जी सर। है नहीं? और आप चाहते थे कि आप एमबीबीएस करें। जी सर, मैंने 12th के बाद एक ही बार एग्ज़ाम दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मैं प्रिपरेशन ज़्यादा तो नहीं कर पाई थी उसकी, तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा अच्छा। अब आपने बीए लिया, बीए करने के बाद में आपने एक प्लान किया हुआ है कि मुझे सिविल सर्विस में आना है। जी सर। और जो सिविल सर्विस है, बताया आपने, एक अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ आपके लिए बहुतों से संपर्क मिलेगा। तो बहुतों से आप संपर्क करना चाहती हैं, अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आप रहना चाहती हैं। तो बहुतों से संपर्क वाली जो आपकी लोक सेवा है, इसकी कुछ अपेक्षाएँ भी हैं। जी सर। तो जो लोक सेवा है, इसकी लोक सेवक से क्या अपेक्षाएँ होती हैं? सर, लोक सेवक सबसे पहले तो मतलब समाज के जो भी वर्ग है, भले वो ऊंचा हो नीचा हो, हर वर्ग के प्रति इक्वल भाव रखें और समान भाव रखें। उनकी जब भी मदद करनी हो तो वो अपने तत्पर होकर। अच्छा, तो ये जो लोक सेवा का दायित्व है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। जी सर। और इसमें आपके लिए जो डॉक्टर है, जैसे वो काम भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लोक सेवा तो और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। बताइए, जो लोक सेवक का पद है और जो डॉक्टर का पद है, इन दोनों में क्या अंतर पाती हैं आप? सर, अंतर मैं इसी पर कर पाऊँगी कि मतलब डॉक्टर जो होता है वो जो भी मरीज़ आता है वो उसके प्रति सहानुभूति दिखाकर उनकी हेल्थ के मतलब केयर करता है, उसके हेल्थ को ठीक करने का प्रयास करता है। जो लोक सेवक जो होता है वो समाज के प्रत्येक तबके के लिए मतलब चाहे वो गरीब हो अमीर हो, यदि उनको आवश्यकता पड़ती है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो जो आपका एमबीबीएस है, डॉक्टर है, जी सर। अगर हम डॉक्टर का जो कर्म होता है, जो डॉक्टर कर्म है, चिकित्सक कर्म है, इस कर्म में और जो लोक सेवक है, इसको आप कहीं कोरिलेट कर सकती हैं क्या? जी सर, जो डॉक्टर होता है वो भी एक प्रकार से जनसेवा ही करता है, और जो लोक सेवक होता है वो भी जनसेवा करता है। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो केवल मरीजों तक सीमित कर दिया जा सकता
अच्छा अच्छा। आप झाबुआ से ही? झाबुआ से हैं। अच्छा, तो आप झाबुआ का पूरा कल्चर वगैरह सब जानती होंगी। झाबुआ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी पाई जाती है? मैम भील जनजाति। भील जनजाति बहुल जनजाति झाबुआ में निवास करती है। अच्छा, तो वो शिक्षित है कि मतलब आप देखती होंगी कि शिक्षा का महत्व वहाँ झाबुआ में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मैम जैसे कि मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं अभी शिक्षा प्राप्त करके भी इतनी यहाँ तक पहुँची हूँ। तो हमारा भी समाज धीरे धीरे प्रगति को अग्रसर हो रहा है। वहाँ पे अब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भीली कल्चर से भी अवगत होंगी। जी तो भीली कल्चर के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी। भील मुख्यतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है और झाबुआ इसका प्रमुख स्थल है। यहाँ पर जो भील जनजाति पाई जाती है, उसका भगोरिया जो नृत्य है वो मतलब पूरे देश में और विश्व में भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके पश्चात हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे यात्रा हो गया, जन्माष्टमी हो गया वगैरह। उसके पश्चात हमारे यहाँ जो भील जनजाति वो प्रकृति पूजक प्रमुख रूप से मानी जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे जो नवई त्यौहार होता है, जैसे फसल कटने के बाद उसमें पहले उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद उसकी बंदी किया जाता है, प्रमुख विशेषता। उसके बाद जो हमारे यहाँ की जो प्रमुख आपने बोला कि भील शिक्षित हो रहे हैं या नहीं, आगे बढ़ रहे हैं नहीं, तो भूरी बाई जो है यहाँ पे पिथौरा चित्रकला की जो आर्टिस्ट है, उनको पद्मश्री भी से नवाजा गया था। उसके पश्चात जो पेमा फालिया है, उन्हें भी मतलब मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित किया गया था। आपको आती है भीली बोलना? जी तो शब्द बोलेंगे? जी। मतलब मैं आपको कुछ हिंदी लाइन बोल के बताऊँगी, उसका आपको भीली में अनुवाद करूँगी। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो तमु कहीं जाएगा, ये भीली में बोला जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं, तो तमु की करीना, इस प्रकार से बोला जाएगा। कुछ मैंने सुना है कि गाने वगैरह भी कुछ विशेष होती हैं उनके, मतलब शायद हर उसमें कल्चर में, जैसे शादी समारोह में अलग गाया जाता है, त्योहारों में अलग गाए जाते हैं, वो भी आपने सुने होंगे, आप शायद जानती होंगी ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे अपना झाबुआ का भील समाज का है, तो भीलों में सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? जैसे खाने की बात की जाए। हाँ मैम दाल पानी हमारे यहाँ प्रमुख रूप से खाए जाते हैं, जिसमें जो पानी होते हैं वो पलाश के पत्ते या फिर आटे के जो पत्ते होते हैं उस पर बनाए जाते हैं मक्का के आटे से, और दाल प्रमुख रूप से बनती है। अच्छा, आपको आता है कुछ? आपकी रुचि किस चीज़ में है? मैम मेरी रुचि चित्रकला में है और कुकिंग में भी है मेरी रुचि बनाने। अच्छा, आपका खास शौक अगर देखा जाए तो खाना और चित्रकला। जी, और मैं डांस में भी मेरी बहुत रुचि है। तो डांस किस प्रकार का करती हैं आप? मैम मैं आदिवासी डांस भी कर लेती हूँ और नॉर्मल जो बॉलीवुड सॉन्ग का डांस होते हैं लेकिन कुछ स्टेप कर लेती अच्छा, इंडियन की वेस्टर्न? हूँ। मैं इंडियन के साथ करती हूँ। तो फोक डांस कर लेती हैं आप? तो सीखा है आपने? नहीं मैम सीखा नहीं है, मुझे शौक रहा है बचपन से। तो कभी पार्टिसिपेट वगैरह करने की इच्छा हुई आपकी? जी मैम, मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किए हैं, और जो बचपन होते थे आयोजन होते थे। अच्छा, आपका मतलब जिला स्तर पे स्कूल वगैरह में ही किया? चलो। आपका पीजी इतिहास से और आपके जो रिज्यूम में दिया हुआ है कि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और नेट में भी आपने क्या है जेआरएफ को क्वालिफाई किया हुआ है, और पीजी करने के बाद में अभी आप पीजी कर रही हैं, पीजी करने के बाद में आप नेट के लिए नेट के माध्यम से या जेआरएफ के माध्यम से आप शोध करेंगी, इतिहास में कुछ नए नए तथ्य आप पता करेंगी। ये बताइए, इतिहास में अभिरुचि तो है, दिख रहा है पूरा। आपने जो भीलों का इतिहास है, जो भील का इतिहास है, पढ़ा कभी आपने? जी सर, मैंने पढ़ा है। बताइए भीलों का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? सर भीलों का इतिहास मुख्यतः राजस्थान के मेवलगढ़ से प्रारंभ माना जाता है। उसके पश्चात जब राजस्थान में मतलब सूखा वगैरह की स्थिति होती है, भीलों ने वहाँ से पलायन करके गुजरात में आए। उसके पश्चात मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में प्रवेश किया, वहीं रहे। अच्छा, ये राजस्थान का मेवलगढ़, मेवलगढ़। मेवलगढ़, जी। यहाँ से भीलों का इतिहास शुरू होता है। तो जो मेवलगढ़ है, इसके बारे में बताएंगे आप कुछ? क्या अभी कैसा, कहाँ, मतलब कौन से ज़िले में राजस्थान के? सॉरी। अच्छा, और जो मेवलगढ़ है वहाँ भी जो भील समाज है, तो उसके बाद तो वहाँ बहुत से राजवंश भी आए हुए हैं। तो भीलों के कोई है 3 राजवंश के नाम बताइए आप, राजाओं के नाम बताइए, वो स्थानीय राजा ही रहे हों, राजाओं के नाम बताइए आप। सॉरी सर, मेरे को अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो एक नाम राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय है, भामाशाह, तो भामाशाह कौन थे? सॉरी सर।
अच्छा, ये जैसे जो राजस्थान में मतलब भीलों का काफ़ी जो सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कहते हैं कि राणा प्रताप इनका सहयोग भीलों ने किया था। बताइए कोई एक ऐसा युद्ध जिसे राणा प्रताप ने भीलों के सहयोग से जीता था। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध है वो, अच्छा, जब अच्छा। महाराणा प्रताप को भीलों तो ने ये हल्दी घाटी के युद्ध में तो वैसे कोई निर्णय हुआ ही नहीं, जी सर। कौन जीता, अकबर जीता या अजीत प्रताप जीते, निर्णय नहीं हो पाया, वो उसे मानते हैं, अगणित मानते हैं। पर उसके कुछ समय बाद एक युद्ध और हुआ था जिसमें भीलों का सहयोग, बड़ा सहयोग था, और राणा प्रताप क्या है मुगलों से जीते थे उसमें। सॉरी। अच्छा, अच्छा। अच्छा बताइए, भीलों के मान लो आपको ऐतिहासिक कोई ऐतिहासिक पुरुष जो लगते हों कि ये भील समाज के प्रतिनिधि हो सकते हैं, ऐतिहासिक पुराने समय के नाम बताइए आप किसी। सर टांडिया भी। टांडिया भील तो अभी के हैं, और पहले कहीं कहा जाए तो। सॉरी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये भील समाज से एक नाम और भी आता है, एकलव्य का आता है। तो जो एकलव्य हैं इनकी कहानी पढ़ी है आपने? एकलव्य कहाँ के थे? सर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती कहाँ की थी, लेकिन उनकी कहानी ज़रूर पढ़ी है मैंने। जब द्रोणाचार्य जो गुरु थे, उन्होंने पांडवों और अर्जुन और सभी को शिक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी थी। तो एकलव्य ने कि द्रोणाचार्य को भी गुरु माना और अपना अंगूठा भी त्याग कर दिया, तो उनकी मूर्ति बनाकर मतलब उनको गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। अच्छा, जैसे ये इतिहास में बहुत से आपके और भी मतलब भील समाज के पुरुष हुए हैं और काफ़ी योगदान रहा है इनका। भीलों का भारतीय आज़ादी में सहयोग करने वाले कोई भील नायक, इनके नाम पता हो आपके लिए भीलों से, तो जानती हैं आप क्या? जी सर, मैं भीमा नायक और टंट्या भील को प्रमुख रूप से जानती हूँ, मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, जिन्होंने योगदान दिया। भीमा नायक, ये जो भीमा नायक ये कहाँ से थे? सर ये ग्राम गिरी से थे, निमाड़ क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से बड़वानी मुख्यतः। अच्छा, निमाड़ के थे। तो जो भीमा नायक हैं इनका मतलब आज़ादी में मुख्यतः योगदान किस तरह से रहा, क्या किया इनने? सर इन्होंने प्रथम तो अम्बापानी युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उसके पश्चात 1857 की क्रांति में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान अम्बा पानी का युद्ध। दिया। तो जो अम्बा पानी का युद्ध, ये अम्बा पानी कोई स्थान है या कोई जी सर, ये निमाड़ में एक स्थान पड़ता है। निमाड़ में एक स्थान है? अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये जो टांटिया भील हैं, टांटिया भील को कहा जाता है भारत के रॉबिन हुड, और जो रॉबिन हुड है ये उपाधि उन्हें कहीं दी गई थी, किसी ने पहली बार उल्लेख किया होगा। तो टांटिया भील के लिए पहली बार रॉबिन हुड कहने वाला कौन था? सॉरी सर। कभी आपने पता नहीं किया? अब बताओ तो, ये है कि ये वो भारत के रॉबिन हुड कहे जाते हैं। अच्छा, ये जो भारत के रॉबिन हुड, तो भारत के रॉबिन हुड कहा जाता है, और आपके लिए गर्व की बात है, हमें भी गर्व की बात है कि भारत में एक महानायक हुआ ऐसा जिसे ये रॉबिन हुड कहा जाता है। पर ये रॉबिन हुड है कौन? ये नाम तो बहुत ही फेमस है रॉबिन हुड, तो है कौन ये? सॉरी सर। अच्छा, अच्छा। अच्छा, कोई झाबुआ ज़िले में आपके जब रेल ट्रैक से ट्रेन जाया करती है तो एक स्थान ऐसा है जो आपके टंटिया भील के नाम से फेमस है, कोई स्टेशन ऐसा है जो पड़ता आपके झाबुआ में ही है। तो वो जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, उस गांव का नाम बताएंगे आप? सॉरी सर। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जो टंटिया भील हैं इनकी शहादत कैसे हुई थी? सर इनका मुख्यतः माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के पश्चात इन्हें अंडमान निकोबार में इनको काला पानी की सजा दी थी, उसके बाद। अच्छा, अच्छा। बताइए, जैसे आप भील समाज से आती हैं, हर समाज में कुछ परंपराएं अच्छी भी होती हैं, कुछ परंपराएं बुरी भी होती हैं। समाज ना अच्छा होता ना बुरा होता, समाज को हम तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन समाज में परंपराएं होती हैं, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ में उतनी अनुकूल नहीं हैं, और उन परंपराओं में बदलाव की आवश्यकताएं होती हैं। आप बताएंगे आपके समाज में ऐसी कोई परंपराएं जो आपको लगती हों कि ये समय के साथ में अनुकूल नहीं हैं और इन परंपराओं को चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए? तो ऐसे कोई 3 परंपराओं का नाम बताइए आप। सर पहली मैं दहेज ढापा के बारे में बताना चाहूँगी कि ये एक प्रकार का वधूमूल्य होता है, और मुझे लगता है क्या नाम बताया आपने? दहेज ढापा बोलते हैं इसको। दहेज धापा? हाँ। अच्छा, धापा बोलते हैं या धापा बोलते हैं? हाँ, दहेज ढापा बोलते हैं। धापा हो गया, हाँ। जी सर, तो ये वधूमूल्य होता है एक प्रकार का, जिसमें लड़की के पक्ष वाले वर पक्ष से मतलब दहेज के रूप में पैसा होता है। एक प्रथा हो गया, कोई और? 3 कहा होगा मैंने। जी सर, हमारे यहाँ पे जो शराब वगैरह है, जो
देसी दारू वगैरह होता है, वो ये माना जाता है कि कोई भी हमारे यहाँ पे उत्सव त्योहार या शादी ब्याह हो तो ये मतलब लोगों को पिलाना अनिवार्य नहीं माना जाता है। यदि हमारे समाज के लोगों की ये मानसिकता बनी हुई है कि यदि ये चीज़ें हमको नहीं पिलाएंगे तो हमारा आदर सत्कार सही तरीके से नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि गलत है। और तीसरी में जहाँ तक रिकॉल कर पाए, हमारे यहाँ पे बलि प्रथा भी प्रमुख रूप से मानी जाती है। जैसे बाबा देव वगैरह के जो प्रमुख जो स्थल है वहाँ पे बलि देना एक प्रमुख रूप से माना जाता है कि हमारी मान्यताएं मतलब मन्नतें वगैरह पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से पशुओं का इस प्रकार से बलि देना उचित नहीं है। अच्छा अच्छा, आपने जो पहली परंपरा कही दापा प्रथा, और दापा में आपने कहा कि यह वधु मूल्य दिया जाता है, तो जो वधु मूल्य है इसको कहीं कहीं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ता है, यानी महिला के उत्थान में कहीं ना कहीं सहायक भी रहा है। तो आपको वधु मूल्य में क्या बुराई दिखती है? सर जैसा कि वधु मूल्य लड़की पक्ष वाले लेते हैं और लड़की शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल वाले भी लड़की पक्ष को जो दहेज के रूप में पैसे देते हैं, तो फिर लड़की का ऐसा हो जाता है कि उसे बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ती है और ये चीज़ें परेशानी उसको झेलनी पड़ती है ससुराल में। अच्छा अच्छा, यानी कि दापा में जो मूल्य दिया जाता है वो मूल्य ज़्यादा होता होगा, जी सर। और ये एक बुराई तो है। सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ये ख़त्म नहीं हो रही है। जैसे मान लो आपके यहाँ दापा होता है, भारत में बहुत से समाज हैं और हर जगह परंपराएं बहुत सारी होती हैं और उनमें अंतर भी होता है। तो कहीं कहीं वर मूल्य होता है, आपके यहाँ वधु मूल्य है। वर मूल्य भी एक अच्छाई नहीं है, बुराई ही है। और सरकार अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से दहेज को निषेध किया हुआ है। बताइए, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में हुआ था। लेकिन 1961 से अब तक इतना प्रयास होने के बावजूद कहीं ना कहीं क्या आप देखते हैं कि आज भी समाज में बहुतायत से अनाधिकांशता ये प्रचलित है ही, और ये घटनाएं लगातार आती रहती हैं। तो ये दापा प्रथा भी कैसे ख़त्म तो हुआ नहीं है, और वहाँ अभी भी कुछ लोगों ने, जो समझदार लोगों ने, तो ये जो दापा प्रथा है इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए समाज में, या सामाजिक स्तर पर प्रयास होना चाहिए या आपके राज्य स्तर पर होना चाहिए? तो क्या मानती हैं आप, कौन सा कारगर होगा? सर राज्य स्तर पर मतलब प्रयास होने चाहिए, लेकिन जब तक जो व्यक्ति दहेज लेता है और जो व्यक्ति दहेज लेता है उसकी उनकी मानसिकता में ही परिवर्तन नहीं आएगा तब तक समाप्त नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सर पहले तो सामाजिक स्तर पर इसका प्रयास होना चाहिए ताकि समाज के लोग ही मिलजुल कर इस बुराई को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। सही कहा कि सामाजिक स्तर पे बुराई चूँकि सामाजिक है, समाज को आगे आना होगा। तो सामाजिक स्तर पे ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रयास हो सकता है जिसका प्रभाव ज़्यादा हो? यानी आपको मतलब लगता है कि भाई मैं ख़त्म करना चाहता हूँ दापा के लिए, तो कोई एग्जाम्पल या मतलब कैसे आप चाहेंगी ख़त्म हो? सर मुझे लगता है कि महिलाओं को, जो ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं उनको शिक्षित करना चाहिए। यदि वो शिक्षित होंगी और यदि वो नौकरियों में आएंगी तो उन्हें इस प्रकार की ना तो देने की ज़रूरत होगी ना ही किसी को लेने की ज़रूरत होगी। अच्छा, ये तो आपने कहा शिक्षित होना चाहिए, और आपने कहा ग्रामीण समाज की, ग्राम तो काफ़ी फैले हुए थे, दूर दूर होते हैं, और ग्राम समाज को काफ़ी बड़ा होता है। इस ग्राम समाज में आप अकेले क्या प्रयास कर पाएंगे? आप अकेले प्रयास नहीं कर सकती हैं, सही है? ये आप ऐसा मानती हैं कि नहीं मानती हैं? सर मुझे लगता है यदि मतलब आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। यदि हम एक जन भी प्रयास करें और उसके साथ यदि धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते जाएँ तो एक बड़ा मतलब संगठन स्थापित हो सकता है और उस प्रकार हम अपने इस प्रकार का समाधान का प्रयास कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, हमारी शुक्राना आपके लिए, और जो आपकी पीएससी से अपेक्षाएं हैं ये पूरी हों। जो आप अपने भील समाज में करना चाहती हैं स्थानीय समुदाय पे, स्थानीय स्तर पे, इसमें भी आप सफल हों।